नमस्कार, मैं कैलाश बिहारी। आज हम लोग अनुवाद के सिलसिला को बढ़ाते हुए तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। हमने पहले क्लास में देखा हलंत क्या है, विसर्ग क्या है, और उस दिन हमने देखा कि अनुवाद बनाने के लिए कितने अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है। आपको पता है, 3: शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय। और मुझे आशा है आप लोग याद कर भी लिए होंगे। तो हमने क्या देखा कि हलंत का मतलब क्या था, देख लिया। हलंत का मतलब आधा वर्ण था, विसर्ग का मतलब होके नीचे हलंत था। ये सारी प्रक्रिया को देखते हुए हमने उस दिन शब्द रूप का बेसिक चीज़ भी देखते। सहतौते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, सारी चीज़ हम लोग देख चुके थे, जो कि हमारा सब्जेक्ट के रूप में हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि धातु रूप हमें कितने पढ़ने हैं। तो आपको मैंने बताया था धातु रूप का मतलब होता है टेंस, लकार, और वो हमने केवल 5 पढ़ना था, जिसमें मैंने केवल अभी तक 1 पढ़ा है। और वो मैंने देखा भी कि किस तरह से तीता, अंति, सीता था, आमी, आवाह, आमा, 4 जगह विसर्ग था, हलंत कहीं नहीं था। तो हमने आपको ये भी बताया था कि कहाँ हलंत होगा, कहाँ विसर्ग होगा, कहाँ ये दोनों नहीं होगा। हमें 3 चीज़ सिखाएंगे। कौन कौन? शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय। तो हमने शब्द रूप के क्रम में आपको बता दिया है कि क्या पढ़ना था। धातु रूप ही हम लोग देख चुके थे, केवल 1 लकार, 4 लकार बाकी है। और फिर हमने प्रत्यय, तो पहले क्लास में हमने यहाँ तक केवल देखा। दूसरे क्लास में आपने देखा कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय के बारे में आप लोग सभी याद कर चुके होंगे कि जो धातु या शब्द के अंत में लगकर या जुटकर अर्थ एवं मीनिंग और उसके लिंग को चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे, तो वह हमारा प्रत्यय कहलाता है। और वो भी मैंने देखा था कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृदंत, तद्धित और स्त्री। कृदंत किसे कहते थे आप लोग सभी जान रहे हैं, जो धातु के साथ लगे। धातुओं की संख्या कितने? 1944। तद्धित प्रत्यय के बारे में हमने देखा था कि जो किसी भी शब्द के साथ लगे, यानी शब्द के इंड में लगे, वह हमारा तद्धित प्रत्यय है। और स्त्री प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया था, जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना दे। तो अनुवाद के क्रम में स्त्री प्रत्यय का कोई भी रोल नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है यहाँ, इसलिए मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शब्द रूप हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, धातु रूप का भी हम लोग देख चुके हैं, प्रत्यय मैंने आपको बताया था। तो हमें अनुवाद की दृष्टि से 2 ही प्रकार के प्रत्यय पढ़ने हैं। एक का नाम है कृदंत, दूसरा का नाम है तद्धित। तो हमने देखा था कृदंत जो है केवल धातु के साथ लगता है। धातुओं की संख्या आपको पता है 1944, और यह किसी भी शब्द के साथ लगता है। इसका मतलब है जो 1944 के साथ लगे हुआ कृदंत प्रत्यय है, और जो किसी भी शब्द के साथ लगे उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि अनुवाद बनाने के क्रम में आपको कृदंत में मैं केवल और केवल 14 प्रत्यय पढ़ाऊँगा, 14 सफिक्स, और इसमें हम 22 पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि प्रत्यय में यदि हम 14 + 22 = 36 यदि पढ़ लेंगे तो मेरा प्रत्यय समाप्त हो जाएगा। अनुवाद भी सीख लेंगे। अनुवाद सीखने के बाद कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, या कौन सा नपुंसक नहीं, इसका भी हमें ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे फिर शब्द रूप में, देखेंगे कि क्या उसका रोल है। और आपको मैंने ये भी बता दिया, यदि आप ये तीनों सीख जाएंगे तो आपको पूरी तरह से अनुवाद आ जाएगा, चाहे वह श्लोक हो, अनसीन पैसेज हो, संधि, समास, कारक, वाच्य, सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे क्लास में क्या देखें, कृदंत में मैंने एक आपको पढ़ाया था क्त्वा प्रत्यय, आप लोग समझ चुके हैं। अक्त्वा का त्वा शेष रहता है, मैंने इसका प्रयोग भी बता दिया था, कर के अर्थ में होता है और इससे बने शब्द अव्यय होता है। और विशेष नियम आप देखे भी थे, अपवाद बचा हुआ था, देखेंगे बाद में। आज हम इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया प्रत्यय पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है कृदंत। कृदंत का मतलब ही हो गया कि हम लोग धातु के साथ पढ़ेंगे। वह प्रत्यय है तुमुन। यद्यपि आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपका जीवन में कभी कोई बैकग्राउंड नहीं, कभी आप जिंदगी में नहीं पढ़े, 6ठी 7वीं 8वीं, बिल्कुल नहीं, तो भी आपके लिए कोई दिक्कत है। हर एक क्लास आपके लिए बिल्कुल न्यू होगा। लेकिन यदि आप पीछे पढ़ के आ रहे होंगे तो आपको बहुत तरह से अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा।
फिर भी यदि आप आज ही आए हैं, आज ही उपस्थित हुए, तो भी आपको उतनी कठिनाई नहीं होगी, खासकर तुमुन प्रत्यय में। अब आइए देखते हैं तुमुन प्रत्यय। मैं पिछले दिन भी बता चुका हूं कि तुमुन प्रत्यय, आपको पता होगा कि जिस प्रत्यय का जो शेष रहता है वही हम लोग धातु के इंड में जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कत्वा का त्वा शेष रहता है, उसी तरह तुमुन का तुम शेष रहता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जिस धातु के अंत में तुम शब्द जुटा रहेगा, तुम कहीं कहीं संधि के अगर तुम भी हो जाएगा, कहीं धुम भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से जब आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे वहाँ निश्चित रूप से तुमुन प्रत्यय है। तो आपको इतना याद रखना है कि तुमुन का तुम शेष रहता है, और विशेष बताने की ज़रूरत नहीं। यदि आप दूसरे क्लास में आए होंगे, पढ़े होंगे, अच्छी तरह से समझे होंगे, तो दो वर्णों का मूल धातु रहे तो बीच में छोटी ई का आगमन हो जाता है, आप लोग जरूर पढ़ते हैं। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग कलम कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप कम से कम 4 कॉलम बनाइए। पहले धातु लिखिए, फिर हम लोग प्रत्यय लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कृदंत लिखेंगे और उसका अर्थ भी लिखेंगे, मीनिंग। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने लिखा था आपका त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर रीडिंग, लेकिन तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग होगा वह के लिए के अर्थ में होगा, के लिए, जैसे टू ईट, टू रीड, और इससे भी बने शब्द अव्यय होंगे। ये मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि त्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, तुमुन प्रत्यय से भी बने शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब आप समझ चुके हैं, जिस शब्द का रूप कभी ना बदले, अर्थात उसका शब्द रूप कभी नहीं होगा। और क्या, जो किसी भी लिंग ना पुल्लिंग हो, ना स्त्रीलिंग हो, ना नपुंसक लिंग हो, लिंग रहित शब्द अव्यय कहलाता है। अर्थात वह हमेशा 1.1 प्रथमा एक वचन में ही होगा। तो अव्यय के बारे में भी आप लोग समझ चुके हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए, तो हमने लिख लिया धातु, प्रत्यय, कृदंत, अर्थ। जब तक मैं आपको समझाऊं तब तक आप लोग फटाफट लिख लिया करिए। अब देखिए, तुमुन का तुम शेष रहता है, इससे बने शब्द अव्यय होता है, इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। अब आइए, आप लोग धातु बोलते चलिए, हम लोग लिखते चलते हैं। आपको मैंने धातु लिखा पठ, इसमें से हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यह मूल धातु में लगता है। मूल धातु का अर्थ होता है निश्चित रूप से व्यंजन वर्ण के अंत में हलंत होगा। पठ धातु है, इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे। तो सोचिए, आप लोग खुद विचार करिए और अपने मन में सोचिए कि क्या बन सकता है ना। यद्यपि आप लोग के मन में आ गया होगा क्या बनेगा, लेकिन फिर भी आप देखिए, पठ हमारा 2 वर्ण का धातु है, 1 और 2 देख लीजिए। तो पठ, और मैंने आपको बताया था 2 वर्णों का मूल धातु रहे तो बीच में छोटी ई का आगमन हो जाता है, पठी हो गया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, तुमुन प्रत्यय का जो तुम शेष रहता है, यहाँ हम तुम लिख देंगे, तो हमारा बन गया पठी तुम। इसका अर्थ हो गया पढ़ने के लिए। अब ध्यान दीजिए, आपको मैंने बताया था कहाँ हलंत होगा, कहाँ विसर्ग होगा, कहाँ नहीं होगा। आपने देखा पठितुम में हलंत है तो हलंत है देंगे, ये हमें प्रत्यय सिखाया। धातु रूप में हमने देखा था कहाँ हलंत होगा विसर्ग, वो सीखा। शब्द रूप में हमने देखा था। तो ये मित्रों याद रखिएगा, कहाँ हलंत होगा, कहाँ विसर्ग होगा, कहाँ ये दोनों नहीं होगा, शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय हमें बताएगा। और कितना बताएगा मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ कितने जगह करना है। तो मेरे विचार से आप लोग सब समझ गए होंगे कि पठ प्लस तुमुन बराबर पठी तुम, पढ़ने के लिए। क्लियर है। अब आइए हम लोग दूसरा धातु लेते हैं, हस धातु है। सोचिए, विचारिए, मेरे लिखने के पहले आप लोग अपने मन में सोचिए कि क्या बनेगा। कोई बता सकते हैं, बताइए क्या बनेगा। आप लोग देखिए लिख भी चुके होंगे, हस धातु है, बीच में ई का आगमन कर दीजिए, तुमुन का तुम जोड़ दीजिए, जो शेष बच जाता है। हस धातु का अर्थ मैंने कल लिखाया था, हंसने। इसके बाद इधर लिखिए के लिए, हंसी तुम, हंसने के लिए। एकदम क्लियर हो रहा होगा, आप लोग प्राय सब समझ रहे होंगे। अब अगला धातु लेते हैं वद। सोचिए, वद प्लस तुमुन। मेरे लिखने के पहले आप लोग सभी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए क्या मैं जो सोच रहा था, मैं जो यहाँ लिखना चाह रहा था, क्या आप लोग पहले से लिख पा रहे हैं?
तो वद दो वर्ण का है, बीच में ई का आगमन कर दीजिए। वदितुम, वद धातु का मीनिंग मैंने लिखा है बोलना, तो हो गया बोलने के लिए। अब आप देखिए कितना बड़ा छोटा सा है, एक शब्द है लेकिन हिंदी में 3 शब्द है। इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग अनुवाद में देखेंगे, इसका श्लोक में प्रयोग रहेगा, हम लोग उदाहरण दे करके वहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सोच के देखिए, चल धातु है, चल प्लस तुम क्या बनेगा? चली तुम। समझ रहे होंगे सभी लोग, मीनिंग बताइए। चली तुम का अर्थ होता है चलने के लिए। अब हम लोग चलने के लिए तैयार है। इस तरह से यहाँ रहेगा चलने के लिए, हम तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे। अब यदि धातु है रट, इसमें हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे। आप लोग सोचिए क्या बनेगा। रट से हमारा रटी बन गया, बीच में ई का आगमन हो गया, तुम उनका तुम शेष रहता है, जोड़ दीजिए, क्या बन गया? रटी तुम। अर्थ क्या होगा? रटने के लिए। चर धातु है, सोच के देखिए, चर धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चर से चरी, तुमुन का तुम, चरी तुम, चरने के लिए। गाय घास चरने के लिए फील्ड गई या खेत गई, चरने के लिए। इस तरह से जहाँ भी होगा हम लोग तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे। अब यदि हम कहें एक उदाहरण के लिए, पत धातु है, पत धातु में यदि हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पत में ई का आगमन कर दीजिए, मुझे लगता है पत से पति बन गया, और इसमें तुमुन का तुम, पति तुम, गिरने के लिए। अब यदि हम अश धातु लें तो आपको पता होगा अस प्लस तुमुन बराबर क्या होता है, क्या बनता है? अस से असी हो गया, तुमुन से तुम हो गया। असी तुम का अर्थ होता है, अस धातु का मीनिंग मैंने आपको पिछले दिन बताया था, अस का अर्थ होता है खाना, तो हो गया खाने के लिए। असी तुम का अर्थ होता है खाने के लिए। और यदि अस नहीं जानते हैं तो एक खाद धातु है, यही ले लीजिए, खाद प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा? खादी तुम। मीनिंग क्या होगा बताइए? खादी तुम का अर्थ हुआ खाने के लिए। तो अनुवाद बनाने के क्रम में यदि हम कहें अहम ओदनम अशितुम गृहम गच्छामि, अहम ओदनम खादितुम गृहम गच्छामि, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो अशितुम कर दीजिए या तो खादितुम कर दीजिए। अब यदि मैं आगे बताऊं, धाव धातु है, धाव धातु का अर्थ होता है दौड़ना। आप बताइए, धाव प्लस तुमुन बराबर क्या बन जाएगा? धावी तुम। धावी तुम का अर्थ होता है दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए। तो ये जहाँ भी आपका के लिए का अर्थ होगा वहाँ हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यद्यपि के लिए आएगा हमारी विभक्ति में भी, कारक में भी, जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो एक तरीका और आएगा, लेकिन उस चीज़ को यदि हम नहीं भी जानेंगे तो भी हमारा यहाँ, यदि हम प्रत्यय का हमें ज्ञान है तो हम आराम से यहाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा देखिए, एक धातु आपने सुना होगा, मैंने पिछले भी दिन बताया, अव धातु है। अव धातु का अर्थ क्या होता है? रक्षा करना। तो अव धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़िएगा तो बन जाएगा अभितुम। अभितुम का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। आपको जो मैंने धातु दिया था, आप लोग सभी होमवर्क किए होंगे, कुछ ने किया है कुछ ने नहीं भी किया है, तो सभी करके लाइए, रक्षा करने के लिए। अब देखिए, रक्षा करने के लिए का कितना बड़ा है और छोटा सा शब्द है, तो इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पीछे की बात को आप ज़रूर याद रखिए, नहीं याद रखिएगा तो अभी समझने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए हर एक क्लास में जो मैं आपको बता दूं उसे अच्छी तरह से पढ़ के आइए। अब देखिए, अब है, यदि हम कहें भज धातु है, भज का अर्थ होता है भजन करना, भजति भजता भजंती, भज गोविंदम सुने होंगे, गीत गोविंद में है, तो हो जाएगा भज प्लस तुमुन बराबर भजी तुम, भजन करने के लिए या भजने के लिए, भजने के लिए या भजन करने के लिए। अब यदि मैं कहूँ पच धातु है, इसमें हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो याद होगा मैं पिछले क्लास में बताया था
जिस धातु के अंत में चवर्ग रहे, चवर्ग का मतलब होता है च छ ज झ य, ये चवर्ग हमारा आधा क में बदल जाता है क्योंकि पच में हलंत है। तुमुन का हमने तुम जोड़ दिया, पकतुम पकाने के लिए, पकाने के लिए। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। तो पकाने के लिए उसी तरह से हम लोग कहेंगे त्यज प्लस तुमुन, त्यक्तुम। त्यज धातु का अर्थ होता है छोड़ना। इस तरह से हम बहुत धातुओं को जोड़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम केवल इतना ही, असंख्य धातु है, अपवाद भी है। मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्यय का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे एक उदाहरण के लिए समझिए, एक धातु है रक्ष, रक्ष प्लस तुमुन। आप लोग लिख लिए होंगे, मैं मिटा देता हूँ। रक्ष धातु है। अब कोई बता सकते हैं रक्ष प्लस तुमुन बराबर क्या होगा? रक्ष प्लस तुमुन सोच के देखिए क्या होगा। रक्ष दो वर्ण का है तो इस बीच में हम ले आएंगे रक्षी तुम। दो वर्ण का बीच में ये कर दे तुमुन का तुम, मीनिंग होगा रक्षा करने के लिए। ये आपका मीनिंग है, रक्षा करने के लिए। अब ये देखिए एक तुमुन प्रत्यय है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तुमुन प्रत्यय न केवल आपको अनुवाद में ज़रूरत पड़ेगा, बल्कि जितने भी आप किताब पढ़ेंगे, चाहे वह गद्य हो या पद्य हो, सारे जगह इसका आपको यूज रहेगा। प्रायः हर एक श्लोक में आपको तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय और आदि जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रयोग है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि स्वप्न वासव दत्तम का जो छठा अंक है जो आपके सिलेबस में, जिसमें 19 श्लोक है, आप उस 19 श्लोक में 10वां श्लोक आप उल्टा के देखिए, बाद में भी देखिएगा, अभी मत देखिए, तो बाद में देखिएगा तो जरूर उसमें लिखा है कह कम सक्तो रक्षितु मृत्यु काले के घटम धारयन्ति। पहला पंक्ति है। अब आप देख लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लिखा है कह कम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले के घटम धारयन्ति। वहाँ पर हमारा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। मीनिंग होता है, मैं बताऊंगा, अभी तो मैं केवल व्याकरण बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे थोड़ा बता ही दीजिए। तो कहता है कह कम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले। जब मनुष्य का टाइम, जब मनुष्य का मृत्यु का समय आ जाए तो कहता है दुनिया में कोई व्यक्ति उसको नहीं बचा सकता है। समय यदि मौत का आ जाए तो कोई व्यक्ति उसको नहीं बचा सकता है। कितना बढ़िया उदाहरण दे करके महाकवि भास समझाते हैं कि कुएं में यदि घड़ा है नीचे में और उसमें यदि रस्सी बंधी हो, यदि बीच में रस्सी टूट जाए तो बताइए उस घड़े को कोई नीचे जाने से बचा सकता है क्या? नहीं ना। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। उसी तरह जब हमारा समय आ जाएगा यहाँ से जाने का तो कोई नहीं रोक सकता है। देखिए कितना बढ़िया श्लोक है, ये यूपीएससी में कई बार पूछ भी चुका है। तो अब वहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए रक्षितुम का प्रयोग है, व्याख्या लिखिएगा, व्याख्या में इसकी जरूरत पड़ता है। रक्षा करने में समर्थ है, रक्षा करने के लिए। के घटम धारयन्ति, देखिए धारयन्ति लिखा है, तीता अंति आ गया, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, धारयति धार्यता धारयन्ति, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो अब देखिए धारयन्ति आपको पता चल गया क्योंकि आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तीता अंति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ये हिंदी में, संस्कृत में लिखा लट लकार से प्रथम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति। बस ये आपको व्याख्या में आएगा। फिलहाल मैं बाद में आपको व्याख्या बताऊंगा। मैं तो ये थोड़ा सा बताना आपको चाह रहा हूँ कि श्लोक में कितना प्रयोग है। तो आपको मैंने ये एक उदाहरण दिया फिलहाल, और मैं अभी उदाहरण देने वाला हूँ। पहले हम लोग अनुवाद देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि और बहुत विस्तृत है। विस्तृत में पढ़ाते रहूँगा तो 3 महीना तो मेरा खाली तुमुन प्रत्यय ही चलेगा, लेकिन आपको 3 महीने में सब कुछ करा दूँगा, ठीक है। इसलिए चलते हैं हम लोग आगे। मुझे लगता है आप लोग सब लगभग समझ चुके होंगे, पूरी तरह नहीं तो कुछ समझ ही हुए होंगे। फिलहाल चलिए अब हम लोग, मैं इसे मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, चलिए ठीक है। तो एक मैंने आपको उदाहरण दिया, अब थोड़ा सा हम लोग अनुवाद पर चलते हैं, या मैं आपको सबसे पहले उदाहरण ही देके समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग है। आप यदि नीति शतक देखेंगे जो कि आपका भर्तृहरि ने लिखा है, नीति शतक आप छठा श्लोक निकाल के देखिए,
उसमें 4 पंक्ति है और चारों पंक्ति में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। आप तीसरी लाइन ध्यान से देखिए क्या है, माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम। देखिए रचयितुम मिला। आप घर में जाइएगा आज, उल्टा के देखिएगा क्या उस चारों पंक्ति में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है या नहीं है। जरूर है, चारों पंक्ति में है। तो आपको मैंने यहाँ बता दिया। आप श्रीमद् भगवद गीता उल्टा के देख लीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, उसमें आप देखिएगा दूसरे अध्याय का 25वें नंबर श्लोक का नीचे वाला जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, क्या लिखा है जरा देख लीजिए। तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिए, जरूर आपको लगे तो आप जाकर के देख लीजिएगा, श्लोक उल्टा के देख लीजिए है या नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 6 मंत्र पढ़ना है 5 ही, आप बिल्कुल जाके देख लीजिएगा अच्छे तरह से। आप जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ भी हमारा संधि विच्छेद है। जब मैं संधि आपको बताऊँगा तब उसका यूज बताऊँगा। इनको देख लीजिए। आप लोग सभी जानते हैं विदित्वा प्लस या धन एनम। सोच के देखिए, विद धातु में अक्त्वा प्रत्यय है, याद है कि नहीं? कल हम लोग पढ़े थे ना, त्वा प्रत्यय, त्वा का त्वा, विदित्वा। विद धातु का अर्थ होता है जानना, जान कर, कर के अर्थ में होता है। और फिर इधर देखिए, इसको यदि आप तोड़िएगा, विच्छेद करिएगा, न अनुशोचितुम धन अर्हसि। अब आप देखिए, अनु उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, मैं बताऊंगा बाद में। अब देखिए सोचितुम है या नहीं है, बताइए। अभी अभी हम लोग पढ़े या कि नहीं पढ़े? और देखिए मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया, ये मेरा नहीं, गीता का श्लोक है, आपको मैंने पहले बता दिया। दूसरे अध्याय का 25वां नंबर श्लोक का दूसरी पंक्ति। देखिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, आपने देखा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है, तुमुन प्रत्यय का। और देखिए तीता अंति सी, मिल गया। मध्यम पुरुष एक वचन, अर्ह धातु है। अर्ह धातु का अर्थ होता है योग्य होना या समर्थ होना। आप चाहें तो इसे जरूर लिख लीजिए लट लकार में, अर्हति, अर्हता, अर्हन्ति, जरूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए सभी आदमी। तो ये मैंने आपको गीता का उदाहरण देके बताया कि श्लोक है, और एक श्लोक में देखिए कत्वा प्रत्यय भी है, तुमुन प्रत्यय भी है, और देखिए लकार भी है। आ गया तीतांति सीथा था, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि कोई भी श्लोक है, चाहे गद्य हो पद्य हो, प्रायः जगह आपको त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप का यूज है। गीता, अब आप और देखना चाहें तो आपको मैं और उदाहरण दे देता हूं। आप देख लीजिए, रघुवंश एक महाकाव्य है, जिसमें आपको पता ही है कि उसमें रघुवंश में 19 सर्ग है। हम लोग उस सर्ग में केवल 1 से 10 श्लोक पढ़ते हैं। तो उस 10वें श्लोक को आप देखिए ध्यान से। 10वें श्लोक का पहला पंक्ति है, तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सद सद व्यक्ति हेतवः। यद्यपि हमको याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे क्या बस पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे, और आपको जरूरी ही नहीं याद करना, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि श्लोक को आपको याद ही नहीं करना। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए प्रयोग क्या है। तम संतम श्रोतुम अर्हन्ति, देखिए श्रोतुम अर्हन्ति, देखिए अर्ह धातु का भी प्रयोग तीता अंति। बताइए, आपने केवल एक लकार पढ़ा और देखिए कितना यूज हो रहा है। तो ये 2-3 क्लास में हमें ये पता चलने लगा कि श्लोक में कहाँ कहाँ प्रयोग है। ये तो मैं केवल आपके सिलेबस के अंदर से दे रहा हूँ। यदि आप साहित्य देखेंगे तो सर्वत्र आपको मिलेगा। तो श्रोतुम में तुमुन प्रत्यय हो गया, अर्हन्ति में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन यानी 1.3 हो गया, आप लोग समझ चुके हैं। इसका मतलब रघुवंश में भी प्रयोग है। आप कुमार संभवम में देख लीजिए, कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का 8वें श्लोक के दूसरे पंक्ति का लास्ट है, क्या है, तानप प्रदायित्वम इव उपगंतुम। ध्यान रखिए, वहाँ लिखा उपगंतुम। बताइए तुमुन प्रत्यय है या नहीं है? उपसर्ग है, गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तो इसका मतलब है कि कुमार संभवम में भी है, और किराता अर्जुनियम,
किराता अर्जुनीयम में आप देखेंगे कि पहले श्लोक में भी है। यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जरूर घर में देखिएगा या जिनके पास है उल्टा के देखिए। सीरिय कुरुनाम अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितुम, ध्यान रखिए वेदितुम। देखिए तुमुन प्रत्यय विद धातु का अर्थ होता है जानना, जानने के लिए, हो गया जानने के लिए। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे। फिर आप दूसरा श्लोक देख लिए, दूसरे श्लोक का दूसरी पंक्ति का लास्ट है, देख लीजिएगा, उसमें है ना, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हित, इसने प्रवक्तुम, याद है, प्र उपसर्ग है, वच धातु है और तुमुन प्रत्यय। अब आप लोग खुद जोड़ सकते हैं, प्र उपसर्ग आ गया, चौ है, चौ का अभी अभी मैंने बताया आधा क्या होता है, क हो जाता प्रवक्तुमुन का तुम, बताइए समझ रहे होंगे। प्रवक्तुम इच्छन्ति, याद रखिए, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, ये तीता अंति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपको लगा होगा कि पहला क्लास कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैंने बताया तुमुन प्रत्यय, इसका मतलब दूसरे श्लोक में भी है किराता अर्जुन। तीसरा श्लोक देखिए, तीसरे श्लोक के पहले लाइन में है द्विषाम विधाता विधातुम इच्छतो, देखिए विधातुम, ध्यान रखिए, विधातुमुन क्या बन जाएगा बताइए, विधातुम। तो इसका मतलब वहाँ भी प्रयोग है। और आप चौथे श्लोक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्राय उसको पूछा भी जाता है, वहाँ पर भी आप देखिए चौथे श्लोक का दूसरा पंक्ति देखिए, अतोर हसी छंदुम साधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, वहाँ पर देखिए छंतुम, छम प्लस तुमुन, अतो अर्हसी इसलिए योग्य हो, देखिए अर्ह धातु का प्रयोग हो रहा है। छंतुम का अर्थ है क्षमा करने के लिए, और यहाँ पर भी देखिए शब्द रूप का प्रत्यय का प्रयोग है, देखिए लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। तो हम लोग 2 क्लास में ही कितनी बातों को सीख गए, यदि हम लोग और चलेंगे तो सोच के देखिए। ये तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया। तो मेरा कहना ये है कि आप प्राय जितने भी देखेंगे श्लोक है, पद्य है या गद्य है या अनसीन पैसेज या अनुवाद में, आपको सर्वत्र प्रत्यय का काम आएगा। तो फिलहाल और मैं उदाहरण देते रहूँगा, तो 3-4 घंटे उदाहरण नहीं देते रहूँगा मित्रों, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सफिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। इस तरह से जब हम लोग आगे जब बुक्स पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तब आप देखिएगा कि उसमें शब्द रूप मिलेगा, धातु रूप मिलेगा और प्रत्यय मिलेगा। तो अभी ध्यान में रखिएगा, तो आपके लिए वहाँ आसान होगा। हम बिल्कुल आराम से बनाते हुए चले जाएंगे, अर्थ भी निकाल लेंगे अपने से, उसका मीनिंग, अनसीन पैसेज आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया। जब मैं आपको कारक में चतुर्थी विभक्ति पढ़ाऊँगा तो देखिएगा उसको पढ़ाने के क्रम में आपको तुमुन प्रत्यय याद आएगा। जैसे यागा याति, वहाँ पर मैं बताऊँगा तुमर्थाच भाववचनात् एक सूत्र है, उसमें इसका प्रयोग आएगा। यदि आप तुमुन प्रत्यय भी नहीं समझेंगे तो फिर आपको वहाँ बहुत ही दिक्कत, बहुत ही कठिनाई आएगी कारक में। तो बिना प्रत्यय का कारक फारक नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आइए, जब हम लोग इतने उदाहरण प्रति उदाहरण देख लिए, अब हम लोग थोड़ा अनुवाद की तरफ चलते हैं। आइए अनुवाद देखते हैं। आपको मैंने बताया था छोटे छोटे अनुवाद से हम लोग चल रहे हैं। आज तीसरे क्लास में हम लोग देखते हैं, अनुवाद बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग सभी लिखिए और साथ साथ बनाते चलिए। शायद अब आप लोग डायरेक्ट संस्कृत लिखने में समर्थ हो गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हिंदी लिख दीजिए, फिर करिए। मैं प्रतिदिन दाल रोटी खाकर संस्कृत पढ़ने के लिए कॉलेज जाता हूँ। अब आप देख के घबरा जाएंगे कि बहुत बड़ा बड़ा अनुवाद आ गया। चिंता नहीं करिए, कुछ भी नहीं है। यदि आप ये 3 चीज़ जान रहे हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल आराम से बना लिए होंगे।
जब तक मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तब तक आप लोग बनाने का प्रयास करिए। देखिए केवल 3 चीज़ का ही प्रयोग है, प्रयास करिए सभी लोग बनाने का। शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय। शब्द रूप में केवल बेसिक चीज़ पढ़ा है जो कि आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ कुछ नहीं जानते हैं म हलंत लगाते चलिए उसी शब्द में जो संस्कृत का तत्सम शब्द है तो आप आराम से बना लेंगे। और हाँ, ध्यान ये भी रखिएगा कहाँ म हलंत होता है और कहाँ उसके ऊपर बिंदी होता है। आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, म हलंत के बाद यदि कोई स्वर वर्ण रहेगा, स्वर भावेल, तो म हलंत ही होगा। लेकिन म हलंत के बाद आगे यदि कोई व्यंजन वर्ण हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ हमारा म हलंत नहीं होता, उसके ऊपर बिंदी हो जाता है पीछे वाला। चलिए आप लोग बना लिए होंगे, अब हम लोग मिलाते हैं, सभी लोग मिलाइए। मई का संस्कृत क्या होता है? अहम। अब आप देखिए अहम में यहाँ प है तो स्वाभाविक रूप से हम लोग यहाँ बिंदी लगा देंगे। प्रतिदिन का संस्कृत, प्रतिदिन लिख के हम केवल जो है म हलंत या बिंदी लगाएंगे, बिंदी लगा दिए। दाल का संस्कृत होता है द्विदलम, दालम भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो संस्कृत है पहले उसको देखेंगे, द्विदलम। रोटी का होता है रोटिका, चूँकि यह ऑब्जेक्ट है इसलिए मोह लगा दिए। रोटिकाम होता है, पोपलाम होता है, मंडकाम होता है, लेकिन आप रोटिका करिए। अब आप ध्यान दीजिए, कर के अर्थ में मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। याद करिए, खाद प्लस अक्त्वा बराबर क्या बन जाएगा? खादित्वा। अब कोई खादित्वा नहीं लिख के कहा नहीं सर मैं अस धातु लिख देता हूँ, तो आप अशित्वा लिख दीजिए। किसी ने लिख दिया नहीं मैं भुज धातु लिखता हूँ, तो आपको पता है भुक्त्वा कर दीजिए। तीनों में से कोई भी शब्द आप लिख दीजिए, बिल्कुल सही है, ये संस्कृत भाषा की खासियत है। तो अहम प्रतिदिनम द्विदलम रोटिकाम खादित्वा, क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत। संस्कृत का आप लिखिए क्या बन जाएगा? संस्कृतम। अब अभी अभी मैंने आपको एक प्रत्यय पढ़ाया था तुमुन प्रत्यय, याद रखिए के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब आप देखिए पढ़ने के लिए, तो स्वाभाविक है पठ धातु है, पठ धातु है। अब पठ हमारा 2 वर्ण का धातु है तो बीच में ई का आगमन कर दीजिए, तुम उनका तुम शेष रहता है। दरअसल कॉलेज का संस्कृत कॉलेजम नहीं महाविद्यालयम, यदि हम महाविद्यालय लिखेंगे तो स्वाभाविक है म इसके ऊपर बिंदी लगा दीजिए, जो मैंने आपको बताया है। अब जाना का क्या होता है आपको पता है, गम का बदलावा रूप गच्छ है। अब आप देखिए अहम हमारा याद है, अहम किस पुरुष में है बताइए? मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष में? उत्तम पुरुष। किस वचन में है? एक वचन, ये 3.1 उत्तम पुरुष एक वचन। अब देखिए जाता हूँ लट लकार है, प्रेजेंट टेंस है, तो उसका आप लट लकार का योग याद रखिए, तीता अंति सीता था आमी। देखिएगा 3.1 में आमी है, जैसे हमने आमी जोड़ दिया ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब देखिए अहम प्रतिदिनम द्विदलम रोटिकाम खादित्वा संस्कृतम पठितुम महाविद्यालयम गच्छामि। सोचिए तीसरे क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और आगे करेंगे तो कितने दूर तक पहुँच पाएंगे? था कुछ, ये कुछ तो था, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे तो आसान लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको टफ लगेगा। रास्ता पता हो तो बिल्कुल आप जल्दी पहुँच जाएंगे, और रास्ता पता नहीं हो तो फिर आपको देर लगेगा। इस तरह से हमने आपका बना लिया, बन गया। आप किसी भी शब्द को उलट पुलट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उलट पुलट मत करिएगा, एकदम बिल्कुल क्रम से लिखिए, कभी बनने का प्रयास न करिएगा। प्रयास बनिए बिल्कुल, हम अच्छे नंबर लाने का प्रयास करिए। चलिए ये मैंने आपको अनुवाद बनाया, और आप एक दो और बनाइए अनुवाद। दूसरा अनुवाद लिखिए, है ना, और आप लोग मिला लीजिए कि कितने जगह हमने गलती किया है ना, उसको आप गोला घेर लीजिए, बाद में अपना चेक करते रहिएगा। देखिए हम लोग प्रतिदिन गणित पढ़कर सामान्य अध्ययन जीएस, सामान्य अध्ययन जीएस जिसको आप लोग बोलते हैं, पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं।
देखिए, बड़े सेंटेंस को देखकर आप घबराएं नहीं, डरें नहीं, बल्कि बस कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इसको बनाने का प्रयास करिए। आप देखिएगा बहुत कम गलती करेंगे। मैंने पहले भी बता चुका, जहीं कुछ जानते हैं तो मोहलंत लगाइए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग का संस्कृत क्या होता है। आप लोग को पता है क्या होता है, अहम, आवाम, वयम। इसको ध्यान में रखिएगा। वयम हमारा 3.3 है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, ये ध्यान रखिए। क्यों, इसकी आवश्यकता वहाँ पड़ेगा आपको। प्रतिदिन का नित्यम लिखिए या प्रतिदिनम। आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं बिंदी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ गणित है। गणित का गणितम लिख दीजिए, गणित लिख के ऊपर में बिंदी लगा दीजिए। पढ़कर बताइए कौन सा प्रत्यय होगा, त्वा प्रत्यय होगा। तो पठ प्लस अक्त्वा बराबर क्या बन जाएगा, पठित्वा, पढ़कर, सामान्य अध्ययन। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सामान्यम अध्ययनम। अलग अलग यदि हम लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। यदि आपको अलग अलग नहीं करना है तो सामान्य लिख के डैश लगा दीजिए, फिर अध्ययन लिख दीजिए। तो ये हम आपको जब मैं समास पढ़ाऊँगा तब तरीका बताऊँगा। तीसरा तरीका, यदि आप यहाँ संधि करना चाहे, आ और आ मिलकर जब मैं संधि पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, जोड़ सकते हैं, अध्ययनम। तो आपके पास ये 3 विकल्प है, इसमें से कोई सामान्यम अध्ययनम, सामान्याध्ययनम। पढ़ने के लिए बताइए कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे, तुमुल प्रत्यय जोड़ देंगे। पठ धातु में तुमुल प्रत्यय जोड़ेंगे, पठितुम हो गया। विदेश का विदेश लिख दीजिए, विदेशम हो गया। जाना का गम, गम का बदलावा रूप गच्छ, वयम के साथ क्या जोड़िएगा, आमह, लट लकार है तो बन गया आपका गच्छामह। तो इस तरह से आप देखिए कि हम कैसे धीरे धीरे प्रत्यय जोड़ते 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 अनुवाद को बड़ा करते जा रहे हैं। तो मित्रों, ये है हमारा प्रत्यय का प्रभाव। प्रत्यय यदि हम जानेंगे तो निश्चित रूप से हम बड़े बड़े वाक्य को बनाने में समर्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा प्रत्यय, एकाध यदि उदाहरण और यदि आप बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइए, लेकिन मेरा अनुरोध है आप ज़रूर जो है घर में जाकर के प्रैक्टिस करिए। अब एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। देखा आप लोग पिछले दिन भूले हैं या नहीं, तुम दोनों अभी दौड़कर, तुम दोनों अभी दौड़कर पानी, जल जिसको कहते हैं, पीने के लिए, तुम दोनों अभी दौड़कर पानी पीने के लिए कहाँ जा रहे हैं या जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ जाते हैं। तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा, युवाम। अभी का क्या हो जाएगा, अधुना। दौड़कर का संस्कृत कत्वा प्रत्यय जोड़ दीजिए, धाव प्लस कत्वा, धावित्वा। दौड़कर पानी का क्या होगा, जलम। पीने के लिए पा धातु है, इसमें तुमुल प्रत्यय जोड़ दीजिए तो पातुम हो जाएगा। कहाँ का संस्कृत कुत्र होता है या कुआ होता है, जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊँगा तब आपको पता चला। कुआ, कुत्र अभी याद रखिए। जाते हैं या जा रहे हैं का संस्कृत स्वयं होता है तो हो जाएगा गच्छ, और युवाम के साथ हम थ जोड़ देंगे तो हो गया गच्छता। ध्यान रखिएगा, जा रहे हैं का और जाते हैं का संस्कृत स्वयं होता है, परंतु जब मैं एक सत्री प्रत्यय पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको मैं एक दो विधि से बनाऊँगा। चलिए एक और अनुवाद बना लेते हैं। अब देखिए, राम, राम प्रतिदिन अमरूद खाकर घूमने के लिए उद्यान, पार्क या फूलवाड़ी जाते हैं। राम जाता है।
देखिए राम है थर्ड पर्सन, आपको मैंने पिछले दिन बताया था, जिस शब्द के अंत में पुल्लिंग हो एक वचन में विसर्ग लगा देते हैं। रामा हो गया, प्रतिदिन का क्या संस्कृत बनेगा, प्रतिदिनम हो गया। आम का अमरुदम लिख दीजिए, या होता है दूसरा संस्कृत दृढ़ बीजम, दृढ़ बीजम नहीं जानते तो अमरुदम कर देंगे। कत्वा प्रत्यय जोड़ दीजिए, खाद प्लस कत्वा क्या बन गया, खादित्वा। और घूमने के लिए तुमुन प्रत्यय जोड़ दीजिए, भ्रम प्लस तुमुन क्या बन जाएगा, भ्रमितुम। पिछले दिन मैंने आपको बताया है। उद्यान का संस्कृत हो गया उद्यानम। और राम चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ ती लगेगा, गच्छति। तो मित्रों मेरे विचार से तुमुन प्रत्यय में आप ज़रूर कुछ समझ विकसित कर लिए होंगे, और अच्छी तरह से समझ विकसित करने के लिए आप क्या करिए, आपको जो भी मैंने धातु बताया उसका आप प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे इसी तरह से अनुवाद बनाइए। अनुवाद बनाने में कहीं कोई कठिनाई हो तो ज़रूर आप, जब मैं क्लास में रहूं तब आप फ़ोन बिल्कुल भी मत करिए। उसके बाद आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत कहीं हो किसी को तो ज़रूर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ परेशानी हो रही है बनाने में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको जितना बताऊं उतने में ही बनाइएगा, अंदर से नहीं पूछना शुरू कर दीजिएगा। ये नहीं कि शुरू कर दीजिएगा, किसी मित्र ने आपको कह दिया बरगलाने के लिए कि बेटा आज बताओ अनुवाद कुछ से कुछ, वो चीज़ें आप मत करिएगा। तो आप कोशिश करिएगा छोटे छोटे वाक्य को बनाने का, और उसमें देखिएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो मेरे विचार से मित्रों आज की पढ़ाई हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग जो है अगले दिन पुनः नए प्रत्यय के साथ आएंगे। ध्यान रखिएगा, आज मैंने आपको कृदंत में 2 प्रत्यय पढ़ा दिया, इसी तरह से यदि आप 2 प्रत्यय पढ़ लिए तो हम शेष 14 में से 2 हो गया 6। और ध्यान रखिएगा 7 में आपको मैं लिंक करा दूंगा, केवल हमारे पास 6 और बचेगा। उसको भी यदि आप पढ़ेंगे इसी तरह से है, इसी तरह से आपका अनुवाद में प्रयोग होगा। आपने अभी अभी देखा कि अनुवाद में इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अभी आपने देखा कि प्रायः हर एक किताब में, चाहे महाकाव्य हो, नाटक हो, गद्य काव्य हो, सर्वत्र प्रत्यय का यूज है, सभी जगह इसका है। अनसीन पैसेज में है, निबंध लिखने के क्रम में होगा, आपको व्याकरण में तो है ही, आपका कारक वगैरह सब में, तो सर्वत्र इसका प्रयोग। इसके जितना आपका ये प्रत्यय इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आप अच्छे तरह से पढ़िए। फिर हम लोग अगले दिन, अब हम तद्धित प्रत्यय आपको बताएंगे अगले दिन, अगले क्लास में, कि तद्धित प्रत्यय जो 22 है क्या हम उसको समझ पाएंगे कि नहीं, और उसका देखिएगा उस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग क्या श्लोक में होता है या नहीं, अनसीन में होता है या नहीं, देखेंगे हम लोग यही चीज़ें अगले क्लास में। तो अगला क्लास मिस मत करिएगा, नहीं तो बाद में बहुत मिस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।